जय श्री राम। मरने लायक जगह, जहाँ ग्रह मरना पसंद करे, ऐसे ही स्थान को कहा जाता है मरण कारक स्थान। क्या ये सच में इतने बुरे स्थान हैं या इसके बारे में अफवाह ज़्यादा फैली हुई है? आज इस वीडियो में पहले तो हम समझेंगे ये होते क्या हैं, फिर ये जानेंगे कब परिणाम बहुत बुरे देते हैं, फिर ये जानेंगे क्या बुरे देते हैं, कब बुरे देते हैं और कब नहीं देते हैं, कब इसका विचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन सभी विषयों पे आज चर्चा होगी। ये इस विषय पर मेरा पहला वीडियो है। पिछले 700 वीडियो में मैंने कभी इस शब्द का जिक्र नहीं किया या एटलीस्ट इस पर वीडियो नहीं बनाई। आज हम इस विषय को समझेंगे और विलंब नहीं करते, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। देखिए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। शब्द क्या है? मरण, जिसका मतलब है मरना। कारक मतलब सिग्निफिकेटर, जो सिग्निफाई करता हो कुछ। स्थान मतलब प्लेस, उस जगह पर जाके ग्रह मरे बराबर हो जाता है। पहले ये जान लेते हैं कि ग्रह किन किन स्थानों पर मर जाता है या मरण कारक स्थान होते कौन से हैं, फिर उनके बारे में डिटेल से समझेंगे। देखिए, सूर्य को कहा जाता है कि द्वादश भाव में वो मर जाता है। अष्टम भाव में चंद्रमा की मृत्यु मान ली जाती है। सप्तम में मंगल को मान लिया जाता है कि ये मृत समान है। बुध को चौथे और सातवें घर में, दोनों ही घरों में कहा जाता है कि यहाँ पर इसकी मृत्यु या ये परिणाम देने में सक्षम नहीं है। बृहस्पति तीसरे भाव में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। छठे भाव में शुक्र को कहा जाता है कि ये मरण कारक स्थान है शुक्र का। लगन में शनि को माना जाता है मरण कारक। राहु को नवम में, हालांकि राहु के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहा जाता, बट 9th हाउस में राहु को मान लिया जाता है। तो ये तो वो स्थान हो गए जहाँ पर ये ग्रह मरते हैं। अब इसको समझते हैं क्यों ऐसा कहा गया होगा। देखिए, शुरुआत करते हैं तीसरे भाव और बृहस्पति से। अगर हमें मरण कारक स्थान समझना है तो हमें उस भाव के कारकत्व, उस भाव के सिग्निफिकेशन को समझना होगा, फिर उस ग्रह के सिग्निफिकेशन को समझना होगा। शुरुआत करते हैं तीसरे भाव से। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव है शौर्य का, पराक्रम का, डिज़ायर का। ये काम त्रिकोण का पहला भाव कहलाता है। 3, 7, 11 काम त्रिकोण कहलाते हैं और तीसरा उसमें सबसे पहले आता है, इच्छाओं का। और पराक्रम या एफर्ट, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली मेहनत भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। वहाँ पर बृहस्पति जैसे ग्रह को मरने लायक मान लिया गया। क्यों? अगर हम बृहस्पति के कारकत्व पर ध्यान दें तो वो ज्ञान का, उत्तरदायित्व का ग्रह है। उत्तरदायित्व का कारकत्व उसके पास है, ज्ञान को इंडिकेट करता है। आप देखिएगा, जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है ना, जिससे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो फिर छिटपुट चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। एक बहुत अच्छी फिल्म अभी गुरुदत्त की थोड़े दिन पहले देखी थी, प्यासा। उसमें जो कैरेक्टर गुरुदत्त प्ले कर रहे होते हैं, जैसे उन्हें ये आभास होता है, समझ आती है कि ये जो दुनियादारी की रिश्तेदारियाँ हैं वो सब क्षणिक मात्र है या स्वार्थी हैं। जैसे उसे एक ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे ही वो एफर्ट करना छोड़ देता है। गाना है उस मूवी का, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मतलब ऐसे ही गौतम बुद्ध ने भी किया। जैसे ही उन्हें पता लगा कि दुनिया में मृत्यु निश्चित है, रोग निश्चित है, वगैरह वगैरह, तो वो भोग और जो काम है उन दोनों से दूर हो गए। तीसरा घर जो कि भोग को या काम को नज़र दिखाता है, इच्छाओं को दिखाता है, एफर्ट को दिखाता है, वहाँ पर बृहस्पति जैसा ग्रह एफर्ट कम कर देता है। इसलिए कहा गया कि तीसरे भाव में बृहस्पति का कोई खास फल नहीं मिलता, या यूँ कहें कि वो बृहस्पति वहाँ पर मर गया। इसी प्रकार चौथे और सातवें की अगर हम बात करें तो चौथे और सातवें में बुध को माना गया कि बुध मर जाता है। बुध क्या है? बुध है विवेक, बुध है फ़ायदे या नफ़े या नुकसान की समझ। तभी स्टॉक मार्केट के लिए मरकरी को देखते हैं, व्यापार के लिए मरकरी को देखते हैं। तो अगर नफ़ा नुकसान आप अपने चौथे घर पर लगा रहे हैं, यानी अपने पारिवारिक मामलों में ये देख रहे हो कि मुझे फ़ायदा कितना हो रहा है, ये करने से मेरा नुकसान क्या हो जाएगा, या सप्तम भाव को ही देखें तो अगर वहाँ पर आप ये फ़ायदा नुकसान देख रहे हैं तो वो ग्रह वहाँ पर इस तरह के परिणाम देने में सक्षम नहीं है। मेरी बात समझिएगा,
माँ अगर नफ़ा नुकसान देखने लग जाए ना, तो फिर तो मेरे ख्याल से हम जितने भी पुत्रों का जन्म हुआ है, पुत्र पुत्रियों का, संतानों का, उनका जीवन में बड़ा कष्ट हो जाता, क्योंकि वो एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी आइडेंटिटी है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके लिए, आपके प्रति प्रयास करती रहती है, आपकी केयर करती रहती है। तो चौथे भाव में ऐसे ग्रह का कोई काम नहीं जो ये बताए मेरा फ़ायदा किस में है, मेरा नुकसान किस में है। और रिश्तेदारी में कोई भी रिश्तेदारी हो, भाई बहन हो, माँ बाप हो, या पति पत्नी हो, यहाँ पर स्वार्थहीन हो जाना, या यूँ कहें कि अपना स्वार्थ नहीं रखना, निस्वार्थ हो जाने से ही जो पारिवारिक रिश्ते वो अच्छे चल पाते हैं। जहाँ अपना पराया समझने लगोगे वहाँ पे भैया वो परिवार नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि चौथे और सातवें में बैठा बुध कोई खास फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि वहाँ की सिग्निफिकेशन को मरकरी की सिग्निफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। उन भावों में मरकरी का कोई रोल ही नहीं है, तो वहाँ बैठने पर हम क्यों खुश हों। इसी प्रकार मंगल को भी कहा गया सप्तम में नहीं बैठना चाहिए। देखिए, मंगल है अहम का प्रतीक, मंगल है पहली राशि का प्रतीक कि मैं हूँ, मैंने कुछ किया। अगेन सप्तम भाव है साथ मिल के चलने का, 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चलें, इस तरह के रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है 7th हाउस। वहाँ पर मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे द्वारा किया जा रहा है, ये भाव मैरिड लाइफ को ख़राब कर देता है। इसलिए कहा गया कि मंगल सप्तम भाव में मरण कारक स्थान है, यहाँ पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं। इस घर में बैठने पर वो अच्छे परिणाम छोड़ो बुरे परिणाम ही बढ़ा देगा। इस कारणवश यहाँ पर मंगल को सप्तम भाव में माना गया कि ये नहीं होना चाहिए। उग्रता भी आप डील करते हैं, एग्रेशन, ईगो, ये अगर साइड रख के करें, और आप अगर किसी से संबंध बना रहे हैं तो इस चीज़ को साइड रख के करना पड़ता है। इस वजह से सप्तम में मंगल को मरण कारक माना गया। शुक्र जो कि प्रेम का कारक है, ठीक है, अफेक्शन का कारक है, स्नेह का कारक है, उसको कहा गया कि वो शत्रु के भाव में, जहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पर जाकर वो मरण कारक स्थान को प्राप्त होता है। अगेन मैं एक मूवी का जिक्र करूँगा, देवानंद साहब की एक बड़ी अच्छी मूवी थी प्रेम पुजारी। नमस्कार दोस्तों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? क्या आप इन सितारों की भाषा समझना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपके लिए खुशखबरी है, हमारे 3 लाइव कोर्सेज जहाँ पर आप ऑनलाइन लाइव हमसे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, लॉन्च होने जा रहे हैं जून में। इसमें एक कोर्स होगा जिसमें फंडामेंटल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाएगी, दूसरे में प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी कराई जाएगी, और तीसरा एडवांस कोर्स रहने वाला। ये सभी कोर्सेज लाइव होंगे। इस वजह से आप मुझसे और मेरे बाकी जो अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं उनसे सीधे पढ़ पाएंगे और अपने शंका के समाधान भी ले पाएंगे। तो देर किस बात की है, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपनी सीट रिज़र्व करवा सकते हैं, क्योंकि लाइव बैचेस में हम कम स्टूडेंट लेते हैं, क्योंकि जिससे इंटरेक्शन हो पाए। तो आप अभी अपनी सीट रिज़र्व करवा सकते हैं आने वाले कोर्सेज़ के लिए। कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो 9821820026 पर आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी कि आपको क्या जानना है। तो इंतज़ार रहेगा आप सभी का, मिलते हैं जल्दी। जय श्री राम, अगर मैं नाम सही बोल रहा हूँ तो। सो उसमें दिखाते हैं कि एक बड़ा ही एम्पथेटिक या कहें इमोशनली हाई बंदा आर्मी में भर्ती हो जाता है, और फिर वो उसे कहा जाता है शत्रुओं पे गोली चलाओ, तो उससे बंदूक चलती नहीं है। क्यों? क्योंकि शत्रुता, वैमनस्य शुक्र के गुणधर्म में आता ही नहीं है। खुद भी इंजॉय करता है, बाजू वाले को भी इंजॉय करवाता है। कहने का मतलब है खुद भी भोगता है और साथ में जो होता है उसको भी कहता है चलो साथ में भोगते हैं। तो इस तरह के ग्रह को अगर आप छठे भाव में डाल देते हैं या छठे भाव में पॉजिटेड होता है, तो हम कहते हैं 6th हाउस में शुक्र का क्या काम। जैसे वही आर्मी में एक ऐसे व्यक्ति का क्या काम जो इसके लायक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद चलते हैं शनि की बात करें तो शनि लगन में हम कहते हैं कि वो मरण कारक स्थान है। क्यों भाई? उसका कारण बड़ा सीधा सा है। लगन कहता है मेरी एक सोच है, मैं कुछ जो मान रहा हूँ उस पर मैं विश्वास करके आगे चलूँगा। लगन मैं हूँ, मेरी आइडेंटिटी है, ठीक है। शनि क्या है? शनि परमार्थ है। शनि ये दिखाता है कि दूसरे को क्या अच्छा लगता है, दूसरे के लिए करो। तो लगन में यदि शनि जैसा ग्रह बैठेगा तो लगन के गुणधर्मों को का विस्तार नहीं करेगा, उसको और संकुचित कर देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? लगन में
शनि के बैठने से ये अपने बारे में सोचना, मेरी ये सोच है, मैं ऐसे करता हूँ, ये आइडियोलॉजी या इस तरह की थिंकिंग डाइल्यूट हो जाती है। तो इस वजह से कहा गया कि शनि जो है वो लगन में कोई खास फल नहीं देता, तो उसके लिए मरण कारक स्थान लगन है। इमोशन का जो कारक माना गया है, स्नेह का, ममता का, वो है चंद्रमा। अब ऐसे ग्रह को अगर आप अष्टम भाव में बिठा दे, जो दुख का कारक माना गया है, पाताल है, जिसका कोई अंत ही नहीं मिलता है, ऐसे भाव में चंद्रमा के बैठने पर कहा गया कि चंद्रमा यहाँ पर मरण कारक स्थान को प्राप्त हो गया है। चंद्रमा यहाँ पर कुछ खास फल नहीं दे सकता। समझते रहिएगा, क्योंकि अभी ये मैंने आपको पहले टेक्निकल वर्ड टर्म बताई, अब मैं वो समझा रहा हूँ। अभी बताऊँगा कहाँ कहाँ ये फेल हो जाते हैं और कैसे इसको अप्लाई करते हैं। सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं इस तरह के कंटेंट कि अच्छा हाँ ये समझ में आ रहा है, लग रहा है, लेकिन जब कुंडली आती है ना बॉस तो दिमाग घूम जाता है। वहाँ पर अभी हम बात करेंगे कि कैसे इसको लगाना चाहिए। पहले ही समझ लीजिए कि अष्टम में क्यों कहा गया होगा कि चंद्र जैसा ग्रह अगर अष्टम भाव में बैठता है, जो पाताल और सौरों को, दुख को इंडिकेट करता है, वहाँ पर चंद्रमा जैसे ग्रह को मरण कारक मान लिया गया। अब आते हैं सूर्य पर। सूर्य जो चाहता है कि सत्ता मेरे हाथ में हो, मैं बताऊं किसको क्या करना है, तो आइडियली उसको कहाँ होना चाहिए? आइडियली उसको लगन में होना चाहिए कि मेरे चारों तरफ मेरी दुनिया घूम रही है। और कुछ हद तक स्वाभाविक भी है, तभी शायद मेष राशि में सूर्य को उच्च कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर हर व्यक्ति अपने आप में एक सूर्य है और उसके सारे रिश्तेदार, उसके आसपास की सराउंडिंग, वो बाकी ग्रह हैं जो उसके आसपास मूव कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने पर्सपेक्टिव से सामने वाले को देखता है। तो सूर्य को लगन में होने पे तो बल मिलना चाहिए था। ये पहुंच गए महाराज 12वें घर में, द्वादश भाव में, जिसे हाउस ऑफ लॉस कहा जाता है या आउट ऑफ साइट कहा जाता है। 12वें घर में बैठा ग्रह कभी भी लगन को नहीं देख सकता। इस कारणवश सूर्य जैसे ग्रह को द्वादश में होने पर ये कह दिया जाता है कि ये मरण कारक स्थान में चला गया। इससे जुड़ी कई कहानियाँ सुना दी जाती है कि अगर एक राजा किसी दूसरे राज्य में चला जाए या विदेश चला जाए, तो उसका जो पावर है, उसकी जो पोटेंशियल है, वो वहाँ पर यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी पावर वहीं थी, वहीं तक सीमित थी। तो यहाँ पर अगर द्वादश में चला जाए तो वहाँ पर उसकी सत्ता विहीन होने की वजह से उसके लिए सूर्य को मरण कारक स्थान मान लिया गया। एक मुझे यहाँ पर बड़ी अच्छी बात याद आ रही है, चाणक्य ने कहा था शायद, या विदुर नीति में था ये, कि विद्वान व्यक्ति को सभी जगह पूजा जाता है, वो देश में रहे विदेश में रहे, अगर उसके पास ज्ञान है तो आप कहीं चले जाएं, आपका आदर होगा, आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन सत्ता रूढ़ व्यक्ति सत्ता से बाहर हो जाए, वो चला जाए बाहर, तो उसकी पूछ ज़ीरो हो जाती है। तो सूर्य को वहाँ मान लिया गया। अब आते हैं राहु पर भी, शायद यही एक रह गए हैं। तो राहु महाराज हम जानते हैं कि वो ट्रेंड सेटर है, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, उनकी अपनी सोच है और रूढ़िवादिता के वो खिलाफ सोचता है। राहु रूढ़िवादी होने को मना करता है, कहता है अपनी नई सोच होनी चाहिए, कुछ अपने ढंग से काम करो, एक अलग कुछ लेकर आओ। नवम भाव न केवल धर्म का है, जिसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। मान्यताओं में परिवर्तन की गुंजाइश है, पर धर्म में परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। इतना ही नहीं, नवम भाव पिता का भी है, नवम भाव हमारी परंपराओं का भी है। तो ये जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, राहु वहाँ पर बैठकर अनकंफर्टेबल फील करता है, या यूँ कहें कि उस भाव को वहाँ पर बल नहीं मिल पाता उस ग्रह से। इस वजह से राहु का मरण कारक स्थान नवम भाव माना जाता है। अब अगर आप ये समझ गए हैं तो अब ज़रा ये समझते हैं कि ये परिणाम देते कैसे हैं, कैसे इसको लगाना चाहिए। बहुत सिंपल सा नियम है, इसको कोई कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का कुछ भला नहीं कर पाए, इसलिए कहा गया कि यहाँ पर ये ग्रह मरे बराबर है। अगर ग्रह उस स्थान में बैठकर आपका कोई भला ना कर पाए, उस भाव की वृद्धि में थोड़ा सा भी सहायक ना हो, चाहे इवन वो योग कारक हो, चाहे वो कुंडली में अच्छे घर का मालिक हो, लेकिन उस भाव के कारकत्व से उस ग्रह के कारकत्व मैच नहीं खा रहे हैं, तो हम कहते हैं उस भाव में क्या वृद्धि करेगा, और वृद्धि नहीं करेगा तो मरे बराबर ही है, होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे एक डिप्लोमैट को आप बैटलफील्ड में उतार दें और कहें जी परफॉर्म कर, डिप्लोमैट भी देश के भले के बारे में सोच रहा है,
बैटलफील्ड में जो बाकी सोल्जर है वो भी भले के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उस डिप्लोमेट की जो ट्रेट्स है, जो उसकी क्वालिटी है, उसकी जो एजुकेशन है, उसका उस फील्ड में कोई यूज़ नहीं है ना, वहाँ पर वो उसको कैसे इस्तेमाल कर सकता है। इस वजह से वहाँ पर हम कहेंगे ये उसके लिए मरण कारक है, हुए ना हुए बराबर है। अगर ये पॉइंट आप समझ गए हो तो ये भी समझ लीजिए, देखिए ग्रह ना कई प्रकार के फल देता है। एक जहाँ का मालिक है वहाँ का, दूसरा जिस घर में वो बैठा है वहाँ का, तीसरा अपनी नेचुरल सिग्निफिकेशन का। ठीक है, उसके अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन क्या है। मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। अगर मंगल किसी व्यक्ति के 7वें घर में बैठा है, किसी व्यक्ति को क्यों छोड़े, चलो कर्क लगन लेते हैं। कर्क लगन में 7वें भाव में उच्च का मंगल विराजित है। आपने पत्रिका देखी, आपने कहा अरे बॉस तुम्हारा तो योग कारक, या यूँ कहें तुम्हारी कुंडली का एक अच्छा ग्रह कर्क लगन में क्या होता है, 5वें भाव में वृश्चिक राशि आती है, यानी संतान का स्वामी मंगल बनता है। कर्म भाव का स्वामी 10th हाउस का स्वामी मंगल बनता है। वो अगर 7वें घर में बैठा है, वो भी मकर में, तो वो उच्च का होकर लगन को देखेगा। अब एक नज़रिया ये है कि इस कुंडली में सबसे अच्छा ग्रह मंगल हो सकता था, वो उच्च का भी है, वो लगन को भी देख रहा है। इट शुड गिव गुड रिजल्ट टू द नेटिव, उसको फ़ायदा होना चाहिए, और इस बात में कोई गलत बात भी नहीं है, फ़ायदा ही होना चाहिए। तो यानी क्या हुआ, जिन भावों का वो मालिक है उन भावों को लेकर उसने कहा कि मैं तो उस भाव के उच्च होने के कारण अच्छे परिणाम ही दूंगा, तो फिर बुराई क्या है। अच्छा, मंगल जैसा ग्रह अगर लगन को देखेगा तो क्या व्यक्ति में उग्रता, क्रूरता, थोड़ा सा जो मंगल के ट्रेट है नहीं देगा, तो उत्तर है वो भी बिल्कुल देगा। अगर ऐसी पत्रिका में वो चंद्रमा को भी देख रहा हो तो और ज़्यादा देगा, तो यानी इसका भी नुकसान नहीं हुआ। तो नुकसान कहाँ का हुआ, नुकसान हुआ 7वें भाव का, नुकसान हुआ मैरिड लाइफ का। ये मैरिड लाइफ के लिए रिजल्ट गिविंग नहीं रहा, वहाँ पर ये कुछ अच्छे फ्रूट नहीं दे पाएगा, अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा, फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। एक मुझे याद है हमारे गुप्ता जी हुआ करते हैं, आदरणीय गुप्ता जी, शायद बाद में वीडियो देख रहे हो। सो एक बार एक कुंडली पर उनसे डिस्कशन हो रहा था। तो एक चार्ट था कर्क लगन में 7वें में बैठा मंगल, एक चार्ट था कर्क लगन में 10वें में बैठा मंगल। अब वहाँ में मंगल मेष में होकर अपनी राशि का था, यहाँ उच्च का होकर था। अब मेष का मंगल चौथी दृष्टि से लगन को देख रहा था, कर्क लगन में 10वें भाव में बैठा मंगल लगन को देख रहा था। उधर कर्क लगन में भी 7वें में बैठा मंगल लगन को देख रहा था। तो बात होने लगी कि कौन सा मंगल अच्छा। तब गुप्ता जी बोले कि प्रभु ये जो 10वें भाव वाला मंगल है ये ज़्यादा बेहतर है। कारण क्यों, क्योंकि वो कर्म भाव में बैठकर जहाँ उसकी ज़रूरत है, एफर्ट की ज़रूरत कहाँ होती है, 10वें में। 10वें में अगर आप मेहनत करोगे, मंगल का गुस्सा दिखाओगे, वो जोश और खरोश दिखाओगे तो आपको फ़ायदा है। ये वाला मंगल क्योंकि 7वें में है तो 7th हाउस में अपनी सिग्निफिकेशन के परिणाम देने में ये फ्रूटफुल नहीं है, इस वजह से 7th को नुकसान पहुंचा रहा है। बाकी घरों की वृद्धि कर रहा है, उस पर कोई दो राय नहीं, लेकिन ये 7th हाउस यानी मैरिड लाइफ के लिए शुभ नहीं है। तो अगर मैं एक लाइन में आपको मरण कारक स्थान का मतलब समझाऊं तो भाई ये है कि वो ग्रह वहाँ बैठकर उस घर का कोई फ़ायदा नहीं कर रहा, बल्कि उल्टा नुकसान कर रहा है। वही जैसे मैंने कहा, चौथे में अगर बुध बैठ जाए तो आपके मन में, आपकी डोमेस्टिक लाइफ में आप ये सोचोगे मुझे 2 रूम, एक रूम बड़ा क्यों मिला, दूसरे को छोटा क्यों मिला, या मेरे को छोटा क्यों मिला, उसको बड़ा मिल गया। ठीक है, इस तरह के ट्रेट देगा जो एक परिवार में, एक समुदाय में साथ में संबंध निभाने में परेशानी का कारण बनते हैं। तो वहाँ पर बुध जैसे कारकत्व नहीं चाहिए, और आपके बुध बैठा हो तो हम कहेंगे ये डोमेस्टिक लाइफ के लिए ख़राब है। एक एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, अगर मिथुन लगन हो किसी का, उच्च का बुध बैठा हो चौथे भाव में, अब ऐसे में आप क्या कहोगे, बुध खराब हो गया, मरण कारक में चला गया। तो भैया कुछ ऐसा नहीं है, वो अभी भी उच्च का है, वो लग्नेश है, वो केंद्र में बैठा है, लगन के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। मैं दोबारा जोर देके बोल रहा हूँ क्योंकि ये गलती करते हुए मैंने बहुत छात्रों को देखा है, बहुत लोगों को देखा है, बहुत कंटेंट मैंने सुना भी है इस पर। तो मैं इसीलिए बार बार जोर देके बोल रहा हूँ, जिस भाव का वो स्वामी है उस भाव के लिए नुकसानदायक नहीं है। आपको राशि देखनी है, आपको भाव देखना। अब यहाँ अगर आप उसे बुध को उच्च का कर रहे हैं, मिथुन लगन बता रहे हैं, तो लगन के लिए वो शुभ फलदायक ही रहेगा।
केवल चौथे भाव के कारकत्व की वृद्धि जिस तरह होनी चाहिए थी, यानी डोमेस्टिक लाइफ के लिए जिस तरह से अनकंडीशनल लव होना चाहिए था, प्रेम होना चाहिए था, वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगेन शब्द पर ही जाइए, मरण कारक स्थान, उस ग्रह के कारकत्व वहाँ पर मरे बराबर हैं। बस पराक्रम के भाव में गुरु के बैठने पर पराक्रम की हानि होगी, क्योंकि आप ये मुझे याद आया कि अब किस किताब में था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन बहुत सारी छात्रों को हमने अलग अलग किताबें दी ज्योतिष की, और ये कहा गया तीसरे भाव में बैठे गुरु के फल पर बताओ कि अलग अलग किताबें क्या कहती है। सभी क्लासिकल किताबें थी। तो एक किताब में एक श्लोक था कि पत्नी हंता या पत्नी के द्वारा पराजित, ये शब्द लिखा हुआ था गुरु के तीसरे में बैठने का फल, कि अपनी स्त्री से पराजित होने के योग है। अब इसका सीधा सा अर्थ ये है कि तीसरे भाव में गुरु है तो करेज कम होगी। जैसा सामने वाले ने कहा, ठीक है जी आप ठीक हो, आप जीत गए, हम हार गए, कोई बात नहीं, इस छोटी छोटी बातों में रखा क्या है, क्योंकि मैं लंबे गोल के लिए जा रहा हूँ, मैं नॉलेज वाला व्यक्ति हूँ, मैं इन छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे मोटे ग्रजेस में नहीं पड़ता। तो बृहस्पति तीसरे में आपके करेज को कम कर देता है। कैसे इसको बढ़ाना चाहिए मैं अभी आऊँगा, कभी बिल्कुल फल नहीं देते वो भी बताएंगे, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। इसी प्रकार अगर शुक्र छठे घर में है, अब मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, आप चाहे वृषभ लगन ले, चाहे आप तुला लगन ले, शुक्र का कोई भी लगन ले लीजिए और लग्नेश को छठे बिठा दीजिए। अगर आप वृषभ लगन लेते हैं तो छठे घर में तुला का शुक्र होगा, यानी अपनी राशि का, और अगर आप तुला लगन लेते हैं तो छठे में मीन का शुक्र होगा, उच्च का यानी कि। तो यार ये शुक्र तो छठे में जाकर बली हो रहा है, कमज़ोर कहाँ हो रहा है। चाहे उसका लगन वृषभ हो चाहे तुला हो, एक चलो हम इस बात को भी छोड़ते हैं, किताबों में क्या लिखा है, शुक्र यदि छठे में हो तो व्यक्ति अजात शत्रु होता है। अजात शत्रु मतलब उसका कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि सबसे प्यार से बात करनी है, सबसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर वो जो चैलेंजेस है, लड़ना है, रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को कम कर देता है अगर शुक्र छठे में हो। इसके साथ साथ शुक्र जिस चीज़ का कारक है, स्वाभाविक सी बात है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब मंगल सप्तम में बैठाकर लगन को देख रहा था तो मैंने आपसे कहा था क्या ये उग्रता नहीं देगा, तो मैंने आपको बताया उग्रता देना चाहिए क्योंकि उसकी लगन पर दृष्टि है। पर यदि शुक्र छठे में बैठा हो तो शुक्र के अपने कारकत्वों की भी तो हानि होगी, क्योंकि छठे घर में लगन से छठे भाव में शुक्र के कारकत्व लगन से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से उसकी अपनी नेचुरल सिग्निफिकेशन भी डाइल्यूट होगी, यानी रोमांस, मैरिड लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। अलॉन्ग विद इट रेजिस्टेंस भी आपकी कम कर रहा है, लड़ने मरने में आपको मज़ा नहीं आता है, मतलब लड़ाई वगैरह से बचते हैं आप, भीरू हैं आप। भीरू मतलब कोशिश करते हैं कि पैचअप हो जाए, झगड़ा ख़त्म होने के बाद याद आता है यार उसको मुझे ऐसे सुनाना चाहिए था, उस समय आप नहीं बोलते हैं। तो ये कंडीशन बन जाती है शुक्र अगर छठे में हो। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ रहा हो और आनंद भी आ रहा हो इसको समझते हुए कि कैसे इसको लगाना चाहिए, अपनी कुंडली पे आप कैसे लगाएंगे। मैंने क्या क्या सुना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मिथुन लगन और चौथे में बुध बैठा था। अब उच्च का बुध, और हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, एक बच्चे ने कहीं से सुन लिया होगा, सोशल प्लेटफॉर्म गूगल जिंदाबाद, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंटेंट मिल ही जाता है। देन ही सेड सर मेरा लग्नेश मरण कारक स्थान में है, तो सर ये तो लगन के लिए हानिप्रद हो गया ना। तो उसको समझा रहा हूँ और अभी भी समझा रहा हूँ, उस समय तो समझाया ही था, नहीं ऐसा नहीं है, लग्नेश होने के नाते उसके कारकत्व में कोई कमी नहीं आई, केवल वो चौथे भाव के कारकत्व पर वो परिणाम नहीं दे पाया जैसा कि एक्सपेक्टेड थे। तो मेरे ख्याल से मैं इस पॉइंट को दोबारा से रिपीट करूं, मैंने कहा जिस भाव में बैठता है उस भाव के लिए अच्छा नहीं है बल्कि नुकसानदायक है। जिस घर का वो मालिक है उसके लिए वो शुभ फलदायी रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन राशि कौन सी है, भाव कौन सा है, उस पर मतलब मरण कारक मत लगाओ। बाकी वो जो प्रिंसिपल रेगुलरली आप यूज़ करते हैं कि नवम में गया तो बली हो गया, फोर्थ में आया तो बली हो गया, उसको उसी तरह ट्रीट करें। और राशि देखें वहाँ पर राशि कौन सी है। तो मरण कारक की वजह से कोई भाव का अधिपति खराब नहीं होता है, ये अफवाह है, भ्रांति है, इस पर पूरा विश्वास, मतलब इस पर ज़रा सा भी विश्वास ना करें। अब और आगे बढ़ते हैं।
तो इसमें समझिए चाहे फंक्शनल बेनिफिक हो चाहे फंक्शनल मेलेफिक, एक शब्द और समझिएगा, फंक्शनल बेनिफिक क्या होता है, कुंडली में अच्छे घर का मालिक, या फंक्शनल मेलेफिक, कुंडली में बुरे घर का मालिक। अब अगर बुरे घर का मालिक होकर मरण कारक स्थान में ग्रह गया है तो उस भाव के लिए वो और परेशानी देने वाला हो गया, क्योंकि एक तो मैंने पहले ही उस घर से कुछ परिणाम देने नहीं थे आपको, क्योंकि मेरे नेचुरल ट्रेट में नहीं आता, ऊपर से जो देने हैं वो भी मैं 6 8 12 का स्वामी हूँ या अकारक हूँ कुंडली के लिए, तो अब थोड़ा सा और आपको उसमें चैलेंजेस मैं दूंगा। वहीं अगर फंक्शनल बेनिफिक है तो एटलीस्ट वो अपना वहाँ पे कुछ पॉजिटिव परिणाम नहीं दे पाएगा, लेकिन स्टिल उस घर में उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। क्लियर है? आई होप क्लियर हो आपको। आगे बढ़ते हैं। मैं भूल जाता हूँ बार बार वीडियो बनाते वक्त कि क्लास नहीं चल रही है, मैं ये यूट्यूब दर्शकों से बात कर रहा हूँ, तो उसमें बीच बीच में ना निकलता रहता है कि समझ में आया कि नहीं। अच्छा, विषय पर आते हैं। अब ये कब नहीं लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मरण कारक कब उस घर को ख़राब नहीं करता है। देखिए, जो ग्रह मरण कारक वहाँ बैठा है, क्यों बैठा, मैंने आपको समझाया, उसके कारकत्व उस घर के साथ मैच नहीं कर रहे। पर अगर उस घर का मालिक बली हो तो वो अपने घर की रक्षा नहीं करेगा क्या? मान लीजिए मेरे सप्तम भाव में मंगल बैठ जाए अकारक होके, स्वाभाविक है वो वहाँ परेशानी देने का कारण बनेगा। लेकिन अगर सप्तमेश शुभ ग्रहों के साथ हो, सप्तमेश अच्छे भाव में हो, तो क्या ये मेरे लिए शुभ फलदायी नहीं है? तो उत्तर है बिल्कुल है। चौथे में अगर बुध है जो ये दिखा रहा है कि गुणा भाग करना है, जमा घटा करना है, कि मुझे क्या मिला उसे क्या मिला, वहीं पर अगर शुक्र चंद्रमा जैसे ग्रहों का प्रभाव चौथे भाव पर हो, चतुर्थेश पर हो, तो वो ममता, वो स्नेह, वो अफेक्शन उस मरकरी के ट्रेट को दबा देगा। शनि यदि लगन में है और आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं, या यूँ कहें कि परमात्मा दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है इसके बारे में ज़्यादा सोच है आपकी, तो अगर लग्नाधिपति गुरु के साथ है, सूर्य के साथ है, तो वो आपकी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सख्त कर देगा कि नहीं भाई, अपनी बात पर रहो, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके ऊपर अडिग रहिए। अगर अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है, क्योंकि अष्टम भाव सौरों का है, दुख का है, लेकिन अष्टम आधिपति भी किसी तरह के विपरीत राजयोग में लिप्त है, तो अष्टम के भाव के भी कोई बहुत नेगेटिव परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि चंद्रमा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, उसका अष्टम में जाने का अपना एक प्रॉब्लम रहता है, लेकिन स्टिल वो जो मरण कारक वाली थ्योरी है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। अगले वीडियो में हम अपने छात्रों के साथ अलग अलग कुंडलियों पर इस विषय को समझेंगे कि कैसे इसको लगाना चाहिए, कैसे इसको देखना चाहिए। आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो। यदि हाँ तो लाइक करना मत भूलिएगा, आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर काम करें। ज्योतिष संबंधित 700 के करीब वीडियो इस चैनल पर है, तो आप चाहें तो उनका भी आनंद ले सकते हैं और हमारे परिवार से जुड़ सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बेल नोटिफिकेशन। मैं बहुत देखता था कई सारे यूट्यूबर्स ये कहा करते हैं कि बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, उससे फ़ायदा होता है, मतलब आपको नोटिफिकेशन आ जाती है कि भाई ये वीडियो इनकी कब आ रही है। रिसेंटली मैंने गूगल का एक अपने यूट्यूब चैनल पर एक वो देखा, एक क्या बोलते हैं, एनालिटिक्स में आया था कि कितने लोगों ने बेल आइकन दबाया हुआ है और कितने लोगों ने बेल आइकन दबा के यूट्यूब की नोटिफिकेशन बंद की हुई है। मतलब उन्होंने अपने एंड से तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दी, उन्हें लगा कि जैसे ही लाइव आएंगे हमें खबर आ जाएगी, जैसे ही कोई वीडियो आएगी हमें खबर आ जाएगी, लेकिन उन्होंने ओवरऑल यूट्यूब की नोटिफिकेशन को ऑफ़ किया हुआ था। अभी स्क्रीन पर मैं उनसे टीम से बोल के लगवा दूंगा। तो आप क्या करना, अपने फ़ोन में चेक करना कि यूट्यूब की नोटिफिकेशन ऑन है कि नहीं, और बेल आइकन आपके दबाने की इच्छा हो, अगर कंटेंट अच्छा लगता हो तो दबा दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अगली बार मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।